Hello everyone, this is Ravi Parikh. You're warmly welcome in our YouTube channel. तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने 1.1 का अध्ययन कर लिया है। तो प्रश्नमाला 1.2 का अध्ययन करने से पहले कुछ हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस प्रश्नमाला में यूज होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली प्रमेय हमने या पहली एल्गोरिथम जो यूक्लिड की है वो हमने पढ़ी थी, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। दूसरी महत्वपूर्ण प्रमेय या दूसरा मुख्य टॉपिक जो आपके इस प्रश्नमाला के अंदर है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या आप कह सकते हो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी हमारे पास भाज्य संख्या है, उसको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और क्रम को ध्यान न करें, यदि क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो यह अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। देखो कहने का क्या मतलब है कि कोई हमने भाज्य संख्या ले ली है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी 2 गुणा में 3, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, इस प्रकार लिखा जा सकता है। और ये अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है, यानी और कोई तरीका नहीं है लिखने का, केवल एक तरीका और है, तो वो ये है 3 गुणा 2, यानी क्रम हमने परिवर्तन कर दिया। तो अगर हम क्रम का ध्यान न दें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर गुणनफल में 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 एक ही बात है। तो अगर क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो ये जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है, यानी केवल एक ही तरीके से हम गुणनफलों के रूप में किसके गुणनफलों के रूप में? अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में किसी भी भाज्य संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो देखो इसमें हमने 2 ही शब्द यूज किए हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो ये अच्छी तरह आप समझ लो पहले कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग जाता है। स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग भी जाता है, यानी कम से कम कोई न कोई एक आधी संख्या और होनी चाहिए, उसका भी भाग जाए, स्वयं का भी भाग जाए, एक का भी जाए, इसके अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। पूरा पूरा भाग की बात हो रही है यहाँ पर, ये नहीं कि पॉइंटों में हम भाग दे देते हैं। जैसे स्वयं
व 1 के अतिरिक्त, तो आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। 4, 6, 8, 9, 10 ये ऐसी संख्या है। जैसे 4 है तो 4 में 4 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। इसी प्रकार 6 में 6 का भी जाता है, 1 का, इसके अलावा 2 और 3 का भी। तो ये सारे के सारे उदाहरण है वो किसके हैं? भाज्य संख्या के उदाहरण है। ये सारे के सारे उदाहरण है वो किसके हैं? भाज्य संख्या के। अभाज्य संख्या 1 और स्वयं के अलावा भाग नहीं जाए तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या हम देखते हैं तो वो क्या होती है? 2 होती है। 2 में 2 का जाता है या 1 का जाता है। इसी प्रकार 3, फिर 5, 7, 8, 9, 10, 11 फिर आ गई 13। तो इस प्रकार ये वो संख्याएं हैं जिनके अंदर स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि जैसे ये तो मैंने यहाँ ले लिए और ये यहाँ आ गए, तो 1 बच गया इसमें। 1 को ना तो मैंने भाज्य संख्या कहा और न ही अभाज्य। तो बिल्कुल ये सही बात है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। 1 की अपनी अलग ही कैटेगरी है, इसलिए 1 को किसी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें केवल 1 का ही भाग जाता है। ये नहीं भी 1 और स्वयं, क्योंकि ये एक ही संख्या हो गई, तो ये इसमें केवल 1 का ही भाग जाता है। तो ये न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। इसके अलावा जो भी प्रश्न वाला में कंसेप्ट यूज होंगे उनका हम साथ के साथ अध्ययन करेंगे प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं दी हुई है उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला ही प्रश्न है हमारे पास 140। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 140 है, आप इस तरह से इसको लिख लोगे 140। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्या इसमें 2 का भाग जाता है? तो जी हाँ, 2 का भाग जाता है, क्योंकि सम संख्या है इसलिए 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितना जाएगा? 70। फिर 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 35। अब अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 का भाग जाएगा, 5 7 35। फिर किसका भाग जाएगा? 7 का, 7 एकम 7। तो इस प्रकार आप लिख के क्या लिखोगे? 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 7। अब अगर सेम है संख्याएं 2 या 3 गुणनखंड, तो उनको आप घात के रूप में लिख दोगे। तो 2 की घात कितनी हो गई यहाँ पर? 2, 1 + 1 गुणा में 5 गुणा में 7। ये इस प्रश्न का क्या है? आंसर। तो इसी प्रकार आप आगे सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। 156, 38, 25, 5005, क्योंकि केवल आपको क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। एक आधा मैं और इसका हल करवा देता हूं आपको, बड़ा प्रश्न। जैसे ये है 7429, 5वां 7429 7429 दिया गया पूर्णांक हमारे पास क्या है? 7429। सॉल्यूशन में पहले आप इस तरह से लिख लोगे, दिया गया पूर्णांक या दी गई संख्या है वो हमारे पास क्या है? 7429 है। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो इसमें किसका भाग जाता है? हम देखते हैं 2 का भाग नहीं जा रहा इसके अंदर, क्योंकि विषम संख्या है। तो 3 का आप चेक कर सकते हो। 3 दूनी 6, 1 4, 3 चौके 12, 3 7 21, 1 9, नहीं जा रहा 3 का भाग भी। फिर आपको 4 का भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा तो 4 का भी नहीं जाएगा। 2 का 3 का हमने देख लिया, 4 का भी नहीं जाएगा। अब 4 का भाग अगर, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा तो 4 का देखने की जरूरत नहीं है। 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होता है उसी में 5 का भाग जाता है। जब 2 3 का भाग नहीं जाता तो 6 का भी नहीं जाएगा। आप 7 का इसमें चेक कर सकते हो। 7 एकम 7, 7 छके 42, 7 का भी भाग नहीं जा रहा। तो 8 का चेक करने की जरूरत है, नहीं है, इसका भी नहीं जाएगा।
3 का अगर किसी संख्या में भाग नहीं जाए तो 9 का भी नहीं जाएगा, 5 का और 2 का नहीं जा रहा तो 10 का भी नहीं जाएगा। अब आप 11 का भाग इसमें देख सकते हो। 11 पंजे 11 छिके 66, 11 दूनी 22, 11 का भाग भी नहीं जा रहा, 12 का देखने की जरूरत नहीं है, 13 का आप चेक कर सकते हो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। केवल अब भाज्य संख्या आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। 13 का आप देखोगे, देखे 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 का भी नहीं जा रहा तो 14 का देखने की जरूरत नहीं है, 15 का देखने की जरूरत नहीं है, 16 का देखने की जरूरत नहीं है। अगली है भाज्य संख्या क्या आई है? 17। तो आप 17 का इसमें भाग देके देखोगे तो 17 का अगर आप भाग देंगे तो 17 का भाग इसमें चला जाएगा। 17 चौके 68, यहाँ आप लिखोगे 17, 68 इसमें रहोगे 6, 2 बचा 62, 17 तिये 51 और 17 7 तो 119। तो ये आपके 437, 17 का भाग चला गया। अब 17 छोटी संख्या का तो किसी का जाएगा ही नहीं। 17 का आप चेक कर लो, नहीं जा रहा तो फिर 19 का भाग दे दो। 19 का भाग देंगे हम तो क्या जाएगा? 19 दूनी 38, 19 तिये 57। तो इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या लिखोगे? 7 4 2 9 बराबर 17 गुणे 19 गुणा 23। तो ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। तो केवल हमें अभाज्य गुणनखंड ही लिखने थे इसमें। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो एक प्रश्न हम इसका हल करते हैं। 26 और 91 ये दो हमें संख्याएं दी हुई है। पहले इनका हमें LCM और HCF ज्ञात करना होगा, फिर ये सूत्र, ये जो समीकरण दी हुई इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता। जो हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे उनका गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। तो संख्या दी हुई में 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट 26 व 91। तो पहले हम दोनों के गुणनखंड करेंगे, 26 का और 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो 26 लिखोगे, 26 बराबर क्या आएगा? 26 बराबर इधर आप अलग से हल कर लोगे तो 2 का भाग जाता है 13 दूनी 26, 13 का जाता है 13 एकम 13, लिख देंगे 2 गुणा में 13। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 91। तो 91 बराबर 91 के गुणनखंड करोगे आप, 7 का भाग जाएगा पहले इसके अंदर, कितना जाएगा? 13, 13 7 91, फिर 13 का जाएगा और 1। तो क्या आ गया हमारे पास? 7 गुणा में 13। दोनों की घात एक एक ही है तो एक घात है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लिखोगे मैं से 26 व 91 का महत्व समापवर्त्य, या आप लिख सकते हो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम घात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से मतलब हो गया कि इनकी उच्चतम कॉमन घात कितनी है, उच्चतम कॉमन घात कितनी है, उभयनिष्ठ घात कितनी है। 26 और 91 के अंदर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की कॉमन घात कितनी है दोनों के अंदर। तो कॉमन इसमें 2 है लेकिन इसमें है ही नहीं। 13 इसमें एक घात है और इसमें भी 13 की एक घात है, तो क्या आ गया? 13। थोड़ी सी प्रश्न को अच्छी तरह समझने की चीजें हैं ये HCF और LCM। HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जिसका दोनों ही संख्याओं में भाग जाता हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 13 है, जिसका 26 और 91 दोनों में भाग जाता है, यानी दोनों में उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये 13 है, 13 आ गया HCF। इसी प्रकार हम 26 व 91 का क्या निकालेंगे? LCM। इसको हम लेस से पे लिखते हैं या आप लिख सकते हो LCM।
तो एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक अधिकतम घातांक में सभी अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो अधिकतम घात में हमें लिखने हैं। जैसे 2 आ गया तो 2 की अधिकतम घात 1 ही है, तो ये 2 आ गया। फिर 13 देखेंगे, 13 की अधिकतम घात 1 ही है, तो 13 आ गया। इसी प्रकार अब 7 देखेंगे तो 7 की भी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा एक बार। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, 26 का और 91 का, यानी दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। में से तो क्या होता है, जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस का भाग चला जाए दोनों संख्याओं में, यहां दोनों संख्याओं का भाग इसमें जाना चाहिए एलसीएम के अंदर। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी से बड़ी घात लेनी होती है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात। तो गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 को आप 13 से गुणा करोगे, कितना जाएगा, 182। तो ये तो आ गया HCF और ये आ गया LCM। अब हमें क्या देखना है, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 91। तो 26 और 91 का आप गुणा करोगे, आपके पास आ जाएगा 2366। और क्या देखना है, HCF और LCM का गुणा। HCF कितना 13, LCM कितना 182, दोनों को गुणा करोगे, ये भी आ गया 2366। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहां से हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र भी स्थापित हो गया कि दोनों संख्याएं जिनका हम LCM और HCF ज्ञात करते हैं, उन दोनों का गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। दूसरे प्रश्न के बाकी जो प्रश्न है वो विद्यार्थी स्वयं हल करके देखे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वैसे हमने HCF और LCM ज्ञात किया है दूसरे प्रश्न में, फिर भी इसमें 3 संख्याएं हैं, तो हम इसका भी एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का 12, 15 और 21। 12, 15 व 21। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 को ले लेंगे और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, कितने होंगे। अब ये छोटे छोटे प्रश्नों में आपको इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो 12। तो हमें पता है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यही तो बनेंगे इसके, क्योंकि पहले 2 का भाग जाता है 6, फिर 2 का जाता है 3, फिर 3 का जाता है 1। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारे पास है 15। तो 15 की करोगे 3 गुणा में 5, 3 5 15। इसी प्रकार 21, तो 3 गुणा में 7। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF यानी में से पे। तो में से पे क्या होता है, सभी व्यंजकों के अंदर सभी व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंडों में उच्चतम उभयनिष्ठ घात, उच्चतम उभयनिष्ठ घात। उभयनिष्ठ देखो 2 इसमें है लेकिन इनमें है ही नहीं, केवल 3 है जो तीनों के अंदर है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 की घात 1 यानी 3, 3 एक बार ये, तो में से क्या आ गया हमारे पास 3। LCM ले से पे, तो क्या जाएगा, अब 2 देखेंगे इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड, ये 2 आ गया। 2 की अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी 2 गुणा 2। इसी प्रकार दूसरा अभाज्य संख्या हमारे पास आ गई 3। 3 की सबके अंदर 1 1 ही है, तो अधिकतम भी 3 की कितनी है, 1 है।
तो 3, 5 आ गया, 5 की भी 1 घात है, अधिकतम भी 1 ही है। इसी प्रकार 7, तो 7 आ गया। मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से गुणा करोगे, 7 6 के 42, 420। 420 के आ गया एलसीएम और 3 के आ गया एच। इसी के साथ वीडियो का पहला भाग हमारा पूरा होता है। दूसरे भाग के अंदर हम जो बाकी के प्रश्न हैं उनका हल करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को हल करके देखें, और जो कुछ इसमें ऊपर के 1 2 3 में कुछ बचे हैं उनको भी हल करें। और कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर उस प्रश्न को आप पूछो, ताकि अगली वीडियो पब्लिश होने से पहले पहले हम उस प्रश्न को भी उस वीडियो के अंदर शामिल कर लें। कमेंट आप निश्चित रूप से करें ताकि हमें पता लग जाए कि आपने अच्छी तरह पढ़े हैं या नहीं पढ़े, और आपको समझ में कितना आ रहा है वो भी हमें पता लग जाए। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो पब्लिश होती है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा सको। धन्यवाद।